अगर इसके बाद भी मैं इस बात को मान लूँ कि ठीक है चलो ये निगेटिव ही चार्ज है, ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन ऊपर को ले रहा है, डिफ्लेक्शन ऊपर को ले रहा है, डिफ्लेक्शन ऊपर को ले रहा है, तो किसी टाइम पे मान लो यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, तो अगर मैं x की वेलोसिटी निकाल लूँ और y की वेलोसिटी निकाल लूँ वी वाई, ये एंगल थीटा, तो मैं यहाँ पे क्यों से लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, एंड वी एक्स हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई में है, जिधर वाई चेंज हो रहा है डेंसिटी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाकी तो एक्स में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लगातार ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रही है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नीचे को होगा क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी हर जगह सेम है, तो ये वी नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, वी वाई निकलेगा तो आंसर आ जाएगा। वी वाई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटीग्रेशन मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम या कुछ भी लगाना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक गॉसियन सरफेस ऐसे लिया, देखते रहना, मतलब ये दूरी मान लिया कि ये दूरी y तक है, ये ऐसे ये गॉसियन सरफेस ले लिया जिसका ये एरिया मैंने ये मान लिया, ये मान लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आएगा, जीरो, और इधर से तो फ्लक्स आएगा नहीं, इधर से फ्लक्स आएगा नहीं, यहाँ पे फ्लक्स आएगा, यहाँ का फ्लक्स क्या लिखोगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ये वाला एरिया, एंड दैट एरिया इज ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतने पार्ट में कितनी डेंसिटी है, चार्ज है, वो चार्ज के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैसे, यहाँ से जाओ y दूरी पे और dy का स्ट्रिप ले लो, इस स्ट्रिप में जो चार्ज होगा, चार्ज इस स्ट्रिप पे जो चार्ज होगा, कहीं भी डाउट होगा तो बताना, दैट चार्ज dq इज नथिंग बट यहाँ की डेंसिटी सिग्मा रो a इंटू वाई इंटू ये वाला वॉल्यूम, तो क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स। अब क्या कर दूँ, डी वाई ए इंटू डी वाई, इसको कर दो इंटीग्रेट जीरो से लेके y तक, क्योंकि यहाँ का y कोऑर्डिनेट लग जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा यहाँ से, दिस वन इज ए वाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए बनेगा, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ, ये हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर ए अपॉन टू एप्सिलॉन, इससे ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, दिस वन इज ए वाई का स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज होगा, इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो बताता है, चार्ज कर रहा हूँ एक्सेलरेशन, दैट इज क्यू ई, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और मास से डिवाइड कर देंगे, कहीं भी डाउट होगा तो बता देना, ये इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ गया वाई में। तो अब मुझे पता करना है कि इतना दूरी तय करने के बाद इसकी स्पीड वी वाई कितनी होगी, तो वी वाई को पाने के लिए मैंने क्या किया, इसको लिख देंगे वी डी वी डी वाई, वाई का टर्म है ना, हाँ तो इसको इधर भेज के कर दो इंटीग्रेट, इससे v की वैल्यू आ जाएगी, एक बार v की वैल्यू आ गई तो tan थीटा इज वी वाई बाई जीरो, आंसर मिलेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हेलो, किसने पूछा था, आकाश, आकाश नहीं, लक्ष्य तुमने पूछा था ना, यस सर। कुछ समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ, हाँ सर, लेकिन इसमें एक डाउट था कि जो आपने गॉसियन सरफेस लिया वो सिलेंड्रिकल लिया, लेकिन सर इसमें क्यूब नहीं ले सकते। क्यूब ऑफ कोर्स ले सकते हो, क्या गड़बड़ है, ए से कट जाएगा ना, बताओ, अगर क्यूब हाँ लोगे तो बॉटम सरफेस पे तो आएगा नहीं, और ऊपर वाले सरफेस पे ई इंटू ए आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना एरिया। बताओ, जी सर। इसमें और कोई डाउट, सर एक बार चार्ज वाला बता दीजिए, चार्ज जो लिखा आपने डी क्यू वाला। मैंने ये लिखी है, ये जो डेंसिटी है ऊपर जाने पे चेंज हो रही है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ से y दूरी पे गया और एक dy का स्ट्रिप ले लिया, ठीक है,
डी वाई का। तो एरिया ए है और थिकनेस डी वाई है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू डी वाई होगा वॉल्यूम। बताओ क्या यस सर। हाँ, तो इस छोटे से रीजन का चार्ज डी क्यू क्या होगा, दैट इज चार्ज डेंसिटी ए इंटू वाई एंड मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बनेगा, कैपिटल ए इंटू डी वाई बनेगा। बताओ। यस सर। तो यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी है, और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके वाई तक, यहाँ तक। कोऑर्डिनेट एक्स का में वाई था ना, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। बताओ लच्छे, कहाँ कुछ गलत लग रहा है क्या नो सर। नहीं समझ आ रहा। लक्ष्य हाँ सर। समझ नहीं आ रहा क्या। 75% आया सर। तो कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है, बताओगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर ये ऐसे जा रहा है तो पूछे यहाँ का स्लोप बताओ एक्स का वाई का, तो क्या करोगे, एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वाई की वेलोसिटी निकाल लेंगे, केवल Yes, एंगल sir. tan थीटा वी वाई और वी एक्स आएगा। यस सर। हाँ तो फिर वी वाई निकालने के लिए मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, क्यू ई अपान एम के बराबर होगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स निकाला। बताओ। हाँ सर, V0 में क्या समझ दीदी? वी नॉट कांस्टेंट रहेगा ना। अच्छा, तो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली किसके वेरिएबल में रखेंगे। क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली V0 की सच वैल्यू बनी थी, सिंपली V0 रखेंगे उनको। वी नॉट की वैल्यू दी गई थी, क्वेश्चन में मेंशन तो है। क्या प्रॉब्लम बताओगे, हेलो। फिर आगे पूछना। तो इसके बाद ये जो क्वेश्चन था, इसमें ना इस मिरर को रोटेट कर दिया है। द मिरर इज टिल्ट सच दैट द एक्सिस ऑफ मिरर इज एंगल 32 विद द, ये किसने पूछा था। सर मैंने पूछा था सर, पूरा क्वेश्चन भेजना भेज दूंगा। ये पूरा क्वेश्चन ही तो है, क्या गड़बड़ है। नहीं सर, ऑप्शन था। ऑप्शन तो मुझे पता है। इसमें ना कह रहा है कि इसमें जो इमेज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो। ठीक है, अब देखो पहली बात की ये थीटा ना 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी मिरर को, चाहे कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो या कॉन्वेक्स कॉनकेव हो, अगर इस पर कोई रेस पड़ रही है, सपोज करो इस पर कोई रेस पड़ रही है और ये रेस रिफ्लेक्टेड है, तो अगर इस मिरर को थीटा एंगल घुमाते हो तो ये 2 थीटा एंगल घूम जाता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि अगर ये थीटा जाता है तो ये 2 थीटा घूमता ही है, सेम सेंस में 2 थीटा घूमता है। वो चाहे प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, ये सब में अप्लीकेबल है। बट इमेज वाला नहीं कहा जा सकता। इमेज वाले में प्रॉब्लम ये है कि इमेज दो रेस का इंटरसेक्शन होता है। तो अब और अगर ये थीटा बहुत ही स्मॉल होता ना, बहुत ही स्मॉल होता, तो इस चीज को प्रूफ किया जा सकता है कि अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है और मिरर थीटा घूम गया तो ये इमेज भी जो होगा ना, इमेज वो 2 थीटा घूमता है। अब प्लेन मिरर पे तो हर हाल में होता है। अगर एक प्लेन मिरर ऐसे बना लो ना और एक ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ प्लेस करो, अगर ये दूरी, हाँ बताओ। सर मेरा वही डाउट था कि अगर रोटेट करे तो ये नहीं रोटेट होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुनो तो एक बात बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ बन रहा है। अगर इस मिरर को तुमने 2 थीटा एंगल घुमा दिया ना,
इस सेंस में घुमाया तो ये ओरिजिन बन जाता है, और इसी सेंस में ये 2 थीटा एंगल घूमता है। ये इमेज इसका यहाँ बनता है 2 थीटा एंगल। तो अगर ये प्लेन मिरर पे तो हर एंगल के लिए पॉसिबल है, कोई थीटा स्मॉल हो या ना हो, लेकिन इस स्फेरिकल मिरर पे ये स्मॉल एंगल के लिए होता है कि अगर ये थीटा एंगल घूमता है तो ये 2 थीटा एंगल घूम जाएगा इमेज। बट चूंकि जेई वालों ने ऑप्शंस में, अब थीटा बहुत ज़्यादा एंगल है, थीटा बहुत ज़्यादा एंगल, लेकिन उन्होंने बोनस नहीं दिया एग्जाम में, इस क्वेश्चन को उन्होंने बोनस नहीं किया और ऑप्शंस पड़े थे। तो अगर क्वेश्चन को उन्होंने बोनस नहीं दिया है तो अब तुम क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते हो ना, एटलीस्ट क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हमने पैराक्सियल ही मान लिया, ये थीटा एंगल स्मॉल होने के बाद ये पैराक्सियल है। अब अगर ये पैराक्सियल है तो पहले मिरर पे यहाँ पे मान लो, अब सॉल्व कर दो और फिर उसको घुमा दो, आंसर आ जाए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जेई एडवांस वाले बोनस नहीं दे रहे इस क्वेश्चन का, अगर बोनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो दो ही तुम्हारे पास चॉइस है एग्जाम के अंदर अगर बैठे हो तो, कि या तो उसको तुम मार्क करोगे या तो छोड़ दोगे। अगर क्वेश्चन को बोनस मिलना है तो तुम मार्क करो या ना करो तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन को बोनस नहीं मिलना है तो ऐसे क्वेश्चन करने का बस एक ही तरीका है कि वो एंगल नहीं होने के बाद भी पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन लो और सॉल्व करो। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, पर ये क्या मतलब एक्चुअली कर सकते हैं हर क्वेश्चन में? हर क्वेश्चन में मतलब हर क्वेश्चन में क्या ऐड कर सकते हैं कि अगर मेरा बार रोटेट? नहीं, एग्जैक्ट सेंस में तो नहीं कर सकते, बट एग्जाम में अगर जेई पूछ रहा है तो हमारे पास मजबूरी होगी ना, ये करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुम क्या करोगे बताओ? आज चारों ऑप्शन में कहीं भी ना बीज नहीं है। इसी जेई 2022 में आ जाए ये क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाए और 4 ऑप्शन पड़े हो, एक और क्वेश्चन ऐसा आता है आपको ऐसे ही ऐसे कर सकते हैं ना, वो अगर जहाँ पे इमेज बन रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे जो रोटेटेड एक्सिस है उससे। नहीं तो उसमें कोई आंसर ही मैच नहीं करता। सर उससे मैं चाह रहा था कि ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये प्रिंसिपल एक्सिस किसके परपेंडिकुलर मान लें? सब जहाँ पे इनिशियली जहाँ पे बनेगा इमेज, हाँ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे इस रोटेटेड वाले एक्सिस से, तो उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेंगे। अच्छा, तो आ जा रहा था? यस आया था। एकदम नहीं आ रहा, एकदम नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा, मैंने किया। मैं जानता हूँ वो बड़ा अजीब की टिग्नोमेट्री होती है जो समझ से परे होती है, वो नहीं आता। एक ये भी तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा डायग्राम था, ये वाला ऐसे बना था, ट्रायंगल याद करो, और ये 45 था। इसमें भी तो बताओ ये 45 है और ये लेंथ शायद था f/2, ये भी होगा f/2, कुछ ऐसा था ये f था। तो ये भी तो पैरेक्सियल, यहाँ का इमेज पैरेक्सियल रे से नहीं बनेगा ना, यहाँ का इमेज 45 डिग्री है, नहीं बनना चाहिए। अगर 45 नहीं बनना चाहिए तो वो इस फॉर्मूले का जब यूज़ कर रहे हैं इसमें -v/u, ये भी तो यूज़ नहीं कर सकते हो, ये भी तो पैरेक्सियल के लिए यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर भी पैरेक्सियल मान के सॉल्व कर दिया जबकि एंगल 45 डिग्री है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर जे एडवांस दे रहा है, ठीक है, कि एंगल 45 पे फिर भी पैरेक्सियल मान के सॉल्व कर दिया, एंगल 30 है फिर भी पैरेक्सियल मान के कर दिया, ठीक है मान लो, तो तुम रियल एग्जाम में जब बैठोगे तो तुम्हें ये थोड़ी दिखाना है कि देखो हम बहुत तीस मार खाना है, हम नहीं करेंगे, करना मजबूरी है। अगर बोनस दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो पैरेक्सियल मानने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। समझ रहे हो? अब अगर इसको हम पैरेक्सियल मान रहे हैं तब तो आंसर आ जाएगा ना, बताओ? हाँ सर, सब हो जाएगा। तब हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे ना, इस मिरर को परपेंडिकुलर मान लो ऐसे, और फिर इसका इमेज निकाल लो, फिर इसका इमेज में ऑब्जेक्ट बना लो, और ऑब्जेक्ट इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं बनेगा, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस इसकी प्रिंसिपल एक ही है, इधर ही कहीं बनेगा। मान लो वो कैलकुलेट करने के बाद 50-50 आता है, इसमें जो इमेज बनता है ना कैलकुलेट करने के बाद v की वैल्यू 50 आता है, तो ये 50 हो गई। अब इसको 30 घुमा, ये 30 डिग्री है, तो इसको तुमने इधर घुमा दिया इधर, तो इमेज 60 डिग्री घूम जाएगी, दिस इज 60 डिग्री, तो हो गया 50 और इमेज बन गया यहाँ पे। अब उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 50 cos 60, 50 cos 60 डिग्री, तो 25 हो गया
और कोई पूछे एक्स कोऑर्डिनेट ये दूरी होगी, ये दूरी, तो ये कितना है, ये है 50 50, और में से ये डिस्टेंस घटा देंगे, तो 50 माइनस, नहीं ये साइन 60 बनेगा, हाँ 25√3, ये बनेगा 50 माइनस 50 cos 60, वैल्यू इज 25, तो 25 25√3, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। हाँ सर। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चनों में हमारी मजबूरी होती है कि पैराक्सिल मान के सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था, ये किसने पूछा था, तुमने, Yes, sir. ये क्या कह रहे थे, ये क्वेश्चन में क्या रहा है कि इन द फिगर शोन इतना इतना, the container and the piston are made of the perfectly insulating material along the heat transfer between the outside and inside container. The container is divided into the two compartments by the rigid इतना इतना इतना, container is divided into two compartments by the rigid partition of thermally conducting material. ये conducting material है, ये conducting material है, ये भी conducting material है। The container and piston made of perfectly insulating, और ये पूरा पूरा piston insulating है। The container divided into two compartments by the rigid partition thermally conducting and that allows slowly transfer of heat transfer करता है। The lower temperature is filled with 2 मोल, इसमें 2 मोल गैस है और इसका जो टेम्परेचर है वो 700 है। अब क्या रहा है, अपर कंपार्टमेंट 2 मोल, इसमें 2 मोल है और इसका टेम्परेचर 400। पूछ रहा है द हीट कैपेसिटीज ऑफ द आइडियल गैस, दिस ये पार्ट, कंसीडर द पार्टीशन रिजिडली फिक्स्ड, ये फिक्स है, डज नॉट मूव व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, द फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। गैसेस किसमें कौन सी गैस है, आइडियल मोनोटॉमिक गैस 2 मोल, आइडियल लोअर में मोनोटॉमिक गैस, इसमें मोनोटॉमिक गैस है, अपर वाले में डायटॉमिक गैस है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो अगर ये नहीं मूव कर रहा है, ये नहीं मूव कर रहा है और नहीं मूव कर, ये मूव नहीं कर रहा है और ये फ्री टू मूव है, शायद ऊपर वाला फ्री टू मूव है, देखो विदाउट फ्रिक्शन। तो अगर ये फ्री टू मूव है तो जो प्रेशर ऊपर होगा वही प्रेशर अंदर हमेशा रहेगा, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज हो नहीं सकता है, तो अंदर का ही प्रेशर अंदर का प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये नेट फोर्स इस पे हमेशा जीरो रहेगा, इस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। तो अगर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, ऊपर का फोर्स तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस को फॉलो करेगा, ये वाला आइसोबैरिक को, और यहाँ का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस को फॉलो करेगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, ऊपर वाले में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तुमने पूछा था ना, Yes, sir. तो ये सही है, अगर ऊपर वाला आइसोबैरिक प्रोसेस को फॉलो करेगा, Yes, sir. यही समझ में इसमें दिक्कत हुआ था। अभी समझ में आ रहा है क्यों फॉलो करेगा। हाँ, अभी समझ में आ रहा है, अभी समझ इस में आ पिस्टन की एबीडी बनाओगे ना, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज कर नहीं सकते हो, पी नॉट इंटू ए, और यहाँ का जो प्रेशर है वो पी इंटू ए बनेगा और एम जी नीचे बनेगा, नेट फोर्स बैलेंस कर दो तो पी ए बराबर पी नॉट प्लस एम जी, बट टाइम के साथ एम जी चेंज होगा नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा नहीं, तो गैस का पी भी तो नहीं चेंज होगा, तो ये गैस आइसोबैरिक को फॉलो करेगी। Yes, sir. तो हो जाएगा। के बाद इसको किसने पूछा, इसे लो का क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद ये किसी ने पूछा था, ये किसी ने पूछा था,
हाँ सर, ये मैंने ये क्या है? The two concentric spherical cell having radius r and 2r. The outer cell is grounded and inner one is given a charge q. Outer cell is grounded, ठीक है, inner को q charge दिया गया. A small particle having mass m and charge minus q enter the outer cell through a small hole. इस hole के थ्रू आता है. And initially line of motion is at a distance of root 2r from center A. ये जो दूरी है ना, सॉरी ये दूरी, ये की वैल्यू उन्होंने दे रखी है √2r के बराबर है. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ पार्टिकल इमीडिएट आफ्टर इट इंटर द सेल. इस सेल के अंदर आते ही रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है. अच्छा, जैसे ही सेल के अंदर आएगा ना, स्पीड में तो कोई चेंज नहीं होगा, स्पीड अप्रॉक्सीमेट वही रहेगा, तो स्पीड हमें अभी भी वही रहेगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है नेट स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये होता है. अच्छा बताओ, जब ये जस्ट इसके अंदर आएगा, यहाँ पर अंदर आएगा, तो अब मुझे अब ये इस पे क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू यहाँ पर आ गया. क्यू और इसमें कुछ रिलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ड्यू टू ऑन द चार्ज ड्यू टू द नॉट चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल. अच्छा, इसके प्रेजेंस की वजह से कोई चेंज नहीं, ठीक है. और ये क्यू क्या है? चार्ज क्यू, इसको चार्ज क्यू दिया गया, ठीक. ठीक है, इसको क्यू चार्ज दिया गया. तो मुझे बताओ, अगर इसको क्यू चार्ज देते हो तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, बाहर आएगा प्लस क्यू, बाहर की अर्थिंग है, प्लस क्यू गायब हो जाए. अब अंदर के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो सिर्फ इस क्यू की वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, तो ये निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स लगेगा ऐसे टुवर्ड द सेंटर. अब ये वाला एंगल थीटा है, तो फोर्स की वैल्यू तुम क्या लिखोगे? फोर्स की वैल्यू लिखोगे इसकी वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट सरफेस के नीचे का, दैट इज के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 2r का स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इंटू क्यू करोगे तो फोर्स आ जाएगा, इक्वल्स टू मास इंटू ए करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन होगा इधर. तो एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट होगा ना नॉर्मल. वेलोसिटी अभी भी ऐसे है क्योंकि अचानक से फोर्स आएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि फाइनाइट फोर्स है, फाइनाइट नेचर का. तो इसका कंपोनेंट इधर करेंगे, ए साइन थीटा, एक्सेलरेशन ए साइन थीटा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. तो आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए साइन, दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट. अब यू तो क्वेश्चन गिवन है, अब ये वाला वैल्यू अगर निकाल ली जाए तो आंसर थीटा कितने का बता सकते हो? अगर ये √2r है, ये √2r है ना, और ये क्या है? 2r है, ये 2r ये √2r, तो इससे बनेगा साइन थीटा इज √2r डिवाइड बाई 2r. थीटा इज 45 डिग्री आएगा, ये 45 प्लेस कर दो, ये बन गया कितना? यू स्क्वायर अपान 45, √2 ऊपर जाएगा तो √2 अपान ए बन जाएगा, ये बनेगा. अब आपको क्या जरूरत है? ए की जरूरत है, ए मिल जाता आंसर आ जाए. ए मिल गया ना, इस वैल्यू को उठा के हम प्लेस कर दो, आंसर देगा. बी पार्ट कह रहा है फाइंड द स्पीड विद द पार्टिकल विल हीट द इनर स्फीयर. इस स्फीयर हो जाएगा ना, पोटेंशियल सेम आ रहा तो स्पीड यू से हीट करेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स का वेरिएशन देखो ऐसे है, ऐसे. तो जितना यहाँ से यहाँ तक स्पीड इंक्रीज करेगी, यहाँ से यहाँ तक उतनी. लेकिन नहीं यार, ये स्ट्रेट लाइन मोशन थोड़ी होगा, इसको हीट कर रहा है, इसको हीट कर रहा है, ठीक है. ठीक है, तो ये पार्टिकल्स ऐसे आते हुए इस पर टकराएगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, आंसर दे देगा, ठीक है. वही बोल रहे थे. हाँ, इसके बाद ये किसने पूछा था? मेरा ये कह रहा है कि टेनिस मैच मारिया शारापोवा रिटर्न एंड इनकमिंग बॉल एट एंगल एट 4 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल एट स्पीड ऑफ इतना, द बॉल हैज हिट द हाइट इतना मीटर अबव द ग्राउंड, द ओपोनेंट सानिया मिर्जा रिएक्ट इतना सेकंड आफ्टर द बॉल हिट रन टू द बॉल एंड मैनेज टू रिटर्न जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड.
सानिया रन एट ए स्पीड ऑफ इतना एंड सी हैड टू रीच इतना मीटर फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर सी स्टैंड टू हिट द बॉल. एट व्हाट डिस्टेंस सानिया वाज स्टैंडिंग फ्रॉम द मारिया एट द टाइम द बॉल वाज रिटर्न बाय द मारिया. तो पूरा क्वेश्चन ही सही समझना पड़ेगा. In tennis match, return incoming ball at angle that is 4 degree below the horizontal. Tennis match, Maria Sharapova return incoming ball at angle 4 degree below the horizontal at a speed of तरीके से 15 मीटर पर सेकंड से 4 डिग्री में. The ball was hit a height of इतना मीटर above the ground. The ball was hit at height above the ground. मतलब शायद ये जो डिस्टेंस है ना, दिस वन इज कितना मीटर है? 1.6 मीटर. 1.6. Tanya Mirza react इतना सेकेंड आफ्टर द बॉल इज हिट and run to the ball and manage to return it just before it hit the ground. मतलब जब ये बॉल ऐसे आता है ना, तो ये इसने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया रिटर्न करने के लिए. रिएक्शन टाइम जो है, मतलब उसको सोचने में समय लगा, वो यहाँ पे कहीं होगी या यहीं पे कहीं हो, सोचने में टाइम कितना लगा उसको? 0.2 सेकेंड का. Turn to the ball and managed to return it just before it hit the ground. Sania ran at a speed of 7.5 मीटर. ठीक है, वो यहाँ था 7.5 मीटर की स्पीड से चली. ठीक है, and she had to reach the 0.8 मीटर forward from the where she stands. She had to reach, उसको 0.8 मीटर आगे जाना है and hit the ball. At what distance Sania was standing from the Maria at the time the ball was returned by the Maria? Returned by the Maria. Assuming that Maria returned the ball directly toward the Sania. ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? At what distance Sania was standing from the Maria at the time the ball was returned by the Maria. मतलब जिस वक्त ये फेंक रही है यहाँ से, उस वक्त ये दूरी पूछ रहा है क्या यहाँ से लेके यहाँ तक? बताओ ये पार्ट क्या कह रहा है? At what distance Sania was standing from the Maria at the time. मतलब जब हिट किया, मतलब ये दूरी पूरा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है. हाँ, ये तो ठीक है, तो ये दूरी x मांगो. अगर ये दूरी x है तो इसमें क्या है, तो निकल सकता है आराम से. तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकाल लेंगे. हाँ बताओ, हाँ बताओ. अभी मैं क्लास में हूँ. अभी आधे घंटे बाद. तो टाइम निकालो ना, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगेगा, आ जाएगा ना वो. इसके या आप टेरिटरी इक्वेशन में रख दो, टेरिटरी इक्वेशन में ये वाला x आ जाएगा. ये x मिल गया 0.8 से दूरी मिल जाएगी. और इसका डी पार्ट क्या रहा है विथ व्हाट, क्या नहीं निकल रहा? जैसे पता है सर, आंसर मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपने जैसे बताया नहीं तो फिर ये क्वेश्चन में ये पूछा क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस सानिया वाज स्टैंडिंग फ्रॉम द मारिया एट द टाइम द बॉल वाज रिटर्न बाय द मारिया, एज्यूमिंग द मारिया रिटर्न टू द बॉल डायरेक्टली टुवर्ड द सानिया. इस रंग क्या मतलब है? अच्छा, टुवर्ड द सानिया. ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लो कितना है. ये 4 डिग्री है ना. 4 डिग्री तो वैसे बहुत ही कम है ना, बहुत कम है. तो ये जो टाइम होना चाहिए, मुझे लग रहा है अप्रॉक्सीमेट में आंसर बता रहा हूँ, दैट इज 2h/g होना चाहिए टाइम, क्योंकि ये 4 डिग्री बहुत कम है. और इतने टाइम में ये जो दूरी तय करेगा, ये 15 है ना, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो लगभग. ये जो हमारा आंसर आना चाहिए ना, दैट इज 0.8. पूरा यहाँ से कैपिटल एक्स इज 0.8 प्लस ये दूरी आनी चाहिए थी 15 इंटू रूट ओवर ये 16 32 0.32. ये होना चाहिए आंसर. 0.32 का रूट बताओ कितना है? 0.32 का रूट 0.6 के आसपास आना चाहिए. 0.6 15 90 कितना है जी बताओगे? 0.06 शायद 1.7 समथिंग
या 1.6 समथिंग है, कितना है? सर आंसर 12.13 मीटर है। 12.13। 13। अच्छा, 1 सेकेंड, रुको, 1 सेकेंड। ये जो है ना हमारा स्मॉल एक्स, ये तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। स्मॉल एक्स जो तुम्हारा आएगा, दिस वन इज √3.2 अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूँ, इंटू 15 बनेगा, ये बनेगा। अब देखना, अब ये पहले 0.8 मीटर की दूरी पे था क्या? 0.8 मीटर की दूरी पे थी। सर यहाँ पर बोल रहा है कि मतलब सानिया रन एट ए स्पीड 7.5, उसको 0.8 से रीच करना है फॉरवर्ड, मतलब रिएक्शन टाइम के बाद का बताना है ना, मतलब नहीं, रिएक्शन टाइम पे तो पहले यहाँ पे खड़ी होगी ना। हाँ। क्वेश्चन देखो एक बार, ये कह रहा है कि सानिया रन एट स्पीड इतना, सी हैड टू रीच इतना मीटर फॉरवर्ड फ्रॉम द वेयर हाँ सी सर, वो स्टैंड। बता रहा है कि 0.8 मीटर फॉरवर्ड उसको पहुंचा। इसको इतना इसका दूरी मतलब जाना, ये नहीं कि वो 0.8 इससे रिएक्शन टाइम से क्या मतलब पीछे भी नहीं तो। है? बोलो। सर उसके पीछे भी तो हो सकती है, 0.2 सेकंड उसको रिएक्ट करने में लगा, और उस टाइम में आई थिंक उसने 0.8 मीटर का डिस्टेंस जो है उसके पीछे भी तो रह सकती, मतलब 0.2 सेकंड में उसने कितना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। रिएक्शन टाइम का उसके सिर्फ मतलब बाद ये है, सुनो तो, रिएक्शन टाइम का सिर्फ मतलब ये है कि मुझे उसको दिखा कि उसने बॉल को मारा है। अब मैं चलना जब शुरू करूंगा तो उस बीच का टाइम इज रिएक्शन टाइम। तो पहले खड़ी थी ना, तो 0.2 सेकेंड हाँ तक खड़ी रही, उसके बाद 0.8 मीटर और उसको चलना है, बस। और तो इस क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा। टेनिस मारिए 100 रुपया, रिटर्न द बॉल इतना बिलो हर दिन, 15 की स्पीड है, 1.5 मीटर की हाइट, रिएक्शन टाइम, रिएक्ट इतना आफ्टर द बॉल इज हीट, यानी मतलब रिएक्ट इतना सेकेंड आफ्टर द बॉल इज हीट एंड रन टू द बॉल एंड मैनेज टू वही सब रिटर्न। बोल रहा था क्या? सर, वही बोल रहा था कि अगर 0.2 सेकंड के बाद उसको रिएक्ट करना है तो फिर वो 0.8 मीटर से पीछे भी तो रह सकती है। उसको वो बताया गया कि 0.8 मीटर से अगर इतने स्पीड में मैं जाऊं तो हिट हो जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वहां पर ही रहेगी, मतलब अरे पीछे ऐसे भी तो रह कैसे? सकती है। इसका जो मैं कह रहा हूँ वही है, ये कह रहा है रिएक्ट इतना सेकेंड आफ्टर द बॉल इज हीट। बॉल, सानिया ने बॉल, मारिया ने बॉल हीट मारा, तो उसके बाद सानिया रिएक्ट करती है, मतलब वो, मतलब तुम ऐसे खड़े हो, उसने बॉल मार दिया, अब तुमने हाथ हटाया, वो मतलब दिमाग से दिखा और हाथ हटाया, उसके बीच का टाइम 0.2 सेकेंड। जो क्या कर रहा है, सानिया रिएक्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द बॉल हीट। बॉल हीट करने के, जब मारिया बॉल हीट करती है उसके 0.2 सेकेंड बाद जो सानिया है वो मूव करना शुरू करती है एंड रन टू द बॉल, बॉल की तरफ भागती है, मैनेज टू रिटर्न, इसको रिटर्न करने के लिए, जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, ग्राउंड हिट करने से पहले सानिया रन एट स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, शी हैड टू रीच 0.8 मीटर फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर शी स्टैंड टू हिट द बॉल। ठीक है, ये 0.8 मीटर होना चाहिए। क्या कर बैठा? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, ये 0.8 मीटर, ये दूरी निकालनी है, और ये 3.2। अच्छा, फॉर्मूला में क्या होता है? 3.2 सही तो है, 0.10, 0.32 का रूट कितना होगा बताओ? 0.32 का रूट कितना होगा? 0.6 के आसपास, 15 छक्के 90, 9, ये 9 पॉइंट, 15 छक्के 90 होता है ना, ये 1.7 समथिंग आएगा, क्योंकि 0.36 का रूट कितना होगा बताओगे? 0.36 का रूट 0.6 होता है। सर 0.5 सर। क्या? 0.5 का रूट 0.6 होता है। 0.36 का रूट 0.36 होता है। 0.36 का रूट 0.6 होता है। 0.36 का रूट 0.6 होता है। 0.36 का रूट 0.6 होता है। 0.6 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 का रूट 0.
0.6 के आसपास, 0.6 के आसपास। ठीक है, तो ये 15 है ना। 1.5 कितने की स्पीड थी? 15 की थी कि 1.5 की थी? सर 15 सर। तब तो ये आगे 9 हो गया ना, तो 9 प्लस 0.8, 9.8 आना चाहिए। ये मेरी पूरा आंसर में क्या दिया है? सर 12.1 की थी। 12.1। इसका मतलब ये इधर है क्या? हाँ सर, वही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है। नहीं, तो ये गलत दिया। रिएक्शन टाइम ये है ही नहीं, तब तो ये गलत है। सर आपने सही किया है, क्योंकि रिएक्शन में तो स्टेशनरी नहीं। स्टेशनरी में उस स्टेशनरी रहेगा। With what speed did the ball hit the rocket of Sonia? What speed did the ball hit a rocket of Sonia? ठीक है, तो कितने स्पीड से ये हिट करेगा? तो ठीक है, तो अब ये भी तो देखो कितने गड़बड़ चीजें हैं। ये कितने से, अरे अब यहाँ से तुम्हें प्रोजेक्ट करना है, बॉल को कहाँ पहुंचाना है? एकदम यहीं तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? क्या हॉरिजॉन्टली पहुंचाना है? ये भी तो मेंशन नहीं है। हाँ अगर सर, रिटर्न करना है, सिंपल रिटर्न करना है यहीं तक, तो जो स्पीड यहाँ पे होगी, ये v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर एंड प्लस 2g इंटू और h 1.6, तब यही है अगर यहीं तक पहुंचाना है तो। हाँ सर ठीक है। इसके बाद ये किसने पूछा था? ये किसने पूछा था? किसने कुछ नहीं पूछा? हाँ बोलो। हाँ सर, इसका क्वेश्चन आपने सोल्यूशन दे दिया, बट उसका जो पीवी वाला ग्राफ है वो अपनी जगह से समझा नहीं, उसको कैसे प्रूव करना। क्या ग्राफ ड्रॉ करना है क्या इसका? हेलो, समझा नहीं इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो टी की जगह पे क्या लिखेंगे? टी की जगह पे लिखेंगे पी भी अपान है ना, टी नॉट प्लस अल्फा भी स्क्वायर बनेगा। यहाँ से p बराबर बन जाएगा एन आर टी नॉट अपान भी प्लस एन आर अल्फा भी से डिवाइड होगा, ये बनेगा ना, देखो तो एन आर अल्फा भी से डिवाइड, ये बन गया। अब कुछ नहीं, क्या करेंगे, भी की जगह पे जीरो प्लेस करो, जीरो, तो वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी, तो ग्राफ इन्फिनिटी से शुरू होगा। अब भी की जगह पे इन्फाइनाइट प्लेस करो तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो फिर इन्फाइनाइट आएगा। तो बीच में मिनिमा आया होगा ना ऐसे, क्योंकि इन्फिनिटी से हर चीज़ कम होती है, p वर्सेस हाँ सर समझा। ऐसा बना। के बाद सर हाँ बता। सर इसके बाद रियोप्स में एक डाउट था सर, वो मैंने आपको भेजा, आप बता सकते हैं? हाँ, बताने के लिए तो बने, बता ही सकते, बता। सर एक स्क्वायर वाला भेजा है मैंने सर। अच्छा, स्क्वायर वाला नाम बता, लक्ष्य। यस सर। अच्छा, ये लक्ष्य है। ये क्वेश्चन है, पता है जेई ने बोनस किया नहीं इस क्वेश्चन को, बट इन्हें बोनस करना चाहिए। सर ये क्वेश्चन जो है वो यूरोप के 3.18 जैसे है, लेकिन ना, तब नहीं आएगा, करेंगे कैसे? नहीं आएगा। ऐसे है, ये लोग का वाला जो क्वेश्चन, उससे तो आंसर ही नहीं आएगा। ये 12 सेंटीमीटर की दूरी है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके दो इमेज बनेंगे और दोनों इमेज के बीच की दूरी बताइए, जबकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू दी गई है 4/3, ठीक है। और ये 12 है, साइड लेंथ कितना है?
साइड लेंथ बताओ कितना है? लार्जर कंटेनर ट्रांसपेरेंट वर्टिकल inside the water 12 cm from one of the corner as shown in the figure. Looking the wire from this another springs, see the two image of wire located the separation between. ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है ना, और ये स्क्वायर है तो एंगल 45 डिग्री आएगी। अब देखो पहली बात की ये गलत क्वेश्चन है, गलत नहीं, क्वेश्चन सही है बट सोल्यूशन इसका गड़बड़ है। जेई ने इसको बोनस दिया नहीं, लेकिन अब क्या होगा ना कि यहाँ से जब रेज जाएगी ना, यहाँ से जब रेज जाएगी और इसके आँख पे पड़ेगी तो नॉर्मल इंसिडेंस तो है नहीं ना, नॉर्मल इंसिडेंस तो है नहीं, तो फिर ये नॉर्मल इंसिडेंस सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए वो एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला बनता है ना ये वाला, अगर ये डिस्टेंस h है, ठीक है, तो एच डैश कुछ इसके परपेंडिकुलर कुछ इधर मिलता है इधर, तो एच डैश निकलता है उस फॉर्मूले से। बट अब बात यह है कि जेई ने बोनस किया नहीं ना, जेई के क्वेश्चन बोनस किया नहीं, समझ लो क्या कह रहा हूँ, फिर नॉर्मल इंसिडेंस मानना पड़ेगा। तो नॉर्मल इंसिडेंस मानने के लिए हमने क्या किया कि ऑब्जर्वर इधर कहीं होगा, इधर, ठीक है, मतलब यही ऑब्जर्वर इधर आ जाता है, फिर इसको देखेगा तो फिर एक अपरेंट डेप्थ यहाँ पे आएगा ना, कम दूरी आएगी तो यहाँ पे आएगा एच, ये निकाल लेंगे, फिर यही ऑब्जर्वर इधर से आएगा सिमेट्रिकली तो फिर इधर कहीं बनेगा एच डैश, ये निकाल लेंगे, फिर इधर निकल जाएगी 2r sin थीटा से आ जाएगा। आ जाए। लेकिन सर ये assumption तो हमने अपनी तरफ से माना है ना कि इधर है और इधर है। आप क्या करेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। जेई अगर बोनस कर दे तब तो मुझे ठीक लगेगा कि चलो ठीक है, बोनस कर दे चलो कोई बात नहीं, लेकिन जेई ने बोनस नहीं किया। तो जब बोनस नहीं किया, एक्चुअली इतना सब कुछ फंसा हुआ है 12th पे, सब कुछ 12th पे फंसा हुआ है कि 12th क्या है, 12th एनसीईआरटी है। तो उनको ये लगता है ना कि हम जो 12th क्लास के बच्चों को सिलेक्ट करवाना है, उनको एनसीईआरटी की बेसिक एकदम तगड़ी आती, उस पर उन्होंने बना लिया और मान लिया कि नॉर्मल इंसिडेंट मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट वो गलत है। तो हमें अगर मान लो तुम एग्जाम में बैठे हो, सब ये भी क्वेश्चन आ गया सामने, इंपॉर्टेंट है ना कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तो तुम करोगे कि छोड़ोगे, छोड़ दोगे और कहीं उस क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दे दिया तो गलत हो गया ना तुम्हारे साथ। इंपॉर्टेंट होता है स्कोर, ये मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन कैसे आया। अच्छे क्या कह रहा हूँ, यस सर। तो फिर नॉर्मल इंसिडेंस मान के सॉल्व कर दो, आंसर आ गया उसको मार्क कर दो, मार्क करके आगे बढ़ जाओ। अगर मैच कर गया, अगर उन्होंने आंसर देना हो तो दे देंगे, नहीं देना हो तो बोनस कर देंगे, बोनस करेंगे तभी भी तुमको मिलेगा, ठीक है। अभी भी नहीं ठीक है, हेलो, अच्छा यस सर। अभी भी नहीं समझ आया। आ गया सर। इसको अगर तुम उससे सॉल्व करते तो सॉल्व नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। सर क्योंकि थीटा कुछ भी हो सकता था, वो तो थीटा नहीं, थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री। यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस ये एंगल कितना 45 बनेगा ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रेज अगर ऐसे जाती है तो इस सरफेस का नॉर्मल ऐसे ही बनेगा ना, तो ये एंगल तो 45 ही आएगी अप्रोक्सीमेट। कुछ गड़बड़ नहीं, रोडो का जो प्रॉब्लम है उसमें फॉर्मूला रखने के बाद एच आ जाए, ठीक है, और जितना एच डैश जब सुपर वाले का आएगा उतने एच डैश नीचे वाले के भी आए, फिर एक सेपरेशन आएगा, बट वो आंसर मैच नहीं करेगा, नहीं करेगा मैच कर। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन का है, उतना कॉम्प्लिकेटेड तुम सब करवाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में डाल रहे हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस से सॉल्व करते, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बताना है? सर एक वो मैंने रेन मैन वाला प्रॉब्लम दिया था, वो वाला एक बार बता देंगे। अच्छा ट्रेन मैनुअल, हाँ जब तुम्हें क्या करना, ग्रुप पे एक मैसेज कर देना, ठीक है, कि टुमारो वी विल डिस्कस, क्या करेंगे डिस्कस, एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे ऑफ चैप्टर वाइज। ऑन रेन डे अ मैन इज रनिंग ऑन द hilly terrain such a way that always find the rain drop hitting him vertically, हमेशा इसको vertically drop करना। It is assumed that rain is uniformly in the whole terrain from O to E, O से E तक, ठीक है, रेन ऐसे आ रहा। When the man was rest on the stretch way, तो found the rain fall at angle 30 with the vertical, ठीक है, ये एक्चुअल स्पीड है।
क्या पूछ रहा है ये पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व ऑन द स्ट्रेच ए बी ऑफ द टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मैन ऑन द स्ट्रेच बी सी। ठीक है, इस पे पूछ रहा है। तो ये जो है ना, ये एंगल 30 डिग्री है। बारिश कितने सारी है, वर्टिकल से 30 एंगल पे आ रही है, तो 30 पर आने दो। तो ये बारिश की स्पीड है वी रैन, और पर्सन की स्पीड, तो पर्सन की स्पीड, पर्सन के रिस्पेक्ट में बारिश, पर्सन की वेलोसिटी रिवर्स तो कैसी मिलेगी, रिवर्स तो कैसी मिलेगी। ठीक है, वो वी एम आर है, मान लो वी एम आर है, और ये भी एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 है, तो एंटी पैरल बनेंगे, ये एंटी पैरल इसकी वेलोसिटी लगेगी इस पर। लेकिन इस पर्सन को ये लग रहा है कि बारिश कैसे आ रही है, ऑन हीट हिम वर्टिकली। अच्छा, वर्टिकल का मतलब होता है सिर्फ वर्टिकल, वर्टिकल ऐसा होता है अगर पर्सन यहाँ पे है तभी भी वर्टिकल नॉर्मल नहीं होता, वर्टिकल इज नॉट नॉर्मल, वर्टिकल इज ओनली वर्टिकल, वर्टिकल इज दिस वन, हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज दिस वन। उसको इंक्लाइन से कोई मतलब नहीं। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस, वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फिर ये इस पर्सन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी आ गई। अब देखो ये एंगल 30 डिग्री है, तो वेलोसिटी पर वर्टिकल तब नजर आएगी जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा। तो एक बात बताओ, तो बारिश ही नहीं आएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 कर देगा, वी आर वी एम आर वी आर बराबर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में। तो इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार ऐसा तो नहीं कि वर्टिकल का मतलब ये वाला वर्टिकल बोल रहा है, ये वाला, ये वर्टिकल भी नहीं बोल सकते। देखो तो सो इट इज डायग्राम में दिक्कत हो रहा है क्या सर, मतलब मैन के रेस्पेक्ट में वर्टिकल नहीं, वर्टिकल तो मैं तो बता दूं, वर्टिकल का मतलब सिर्फ वर्टिकल होता है, ये होता है, ये होता है। सो इस वर्टिकल डिफाइन किया हुआ है ना लेफ्ट साइड में। वर्टिकल देखो डिफाइन भी किया, वर्टिकल हमेशा ऐसा होता है इसमें। और ये it assumed that rain falling uniformly in whole turn from O to E when the man was at rest on stretch way found that rain fall at angle 30 with the vertical। ठीक है, रेन ऐसे निकल रहा है, वर्टिकल 30 है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 है ना, ठीक है ठीक है ठीक, अब समझ में आ गया, गलत लिख के, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 आएगा ना। ठीक है, तो ये जो VMR बनेगा, VMR का ये मन की स्पीड जो बनेगी वो वर्टिकल से कितना बनेगी, 60 बनेगी, सही है। यस तो आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 कर दो, तो भी एम का ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, VM cos sin 60 बराबर VR का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VR sin 30। तो भी किसका किसका रेशियो पूछा है, रेन टू मैन, VR इसको इधर भेजो तो √3 का टर्म बनेगा, आंसर विल बी √3। P का आंसर हो जाएगा थर्ड, P का थर्ड दिख रहा C पार्ट में, आंसर C। अगर कुछ क्या कह रहा हूँ, यस बाकी ऑप्शन इसी चेक कर लोगे ना हां। के बाद। क्वेश्चन ये है, किसने भेजा है, ये सर डिस्कस हुआ था पर वो नेट वगैरह कर गया था तो समझ में नहीं आया। 26 ये लाइट वाला ना, इसकी रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, तो उसको भगा के देख लेना, ठीक है। सर मैंने सेंड किया था आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन बताता हूँ, ये है कह रहा पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ इतना इतना फैन पीएन विद द कांस्टेंट स्पीड लेट ओमेगा इतना इतना। कह रहा है कि अच्छा बताओ, ये किसी टाइम पे ये वाला एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, तो इसकी एंगुलर ओमेगा क्या लिखोगे, ओमेगा तुम लिखोगे, इसकी स्पीड v है, v का ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना एंगुलर ओमेगा के लिए, तो अगर ये थीटा है, ये 90 थीटा, क्या बनेगा, थीटा बनेगा, तो v का ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, v cos थीटा। आप इसको लिखेंगे v cos थीटा अपॉन दिस लेंथ इज, अगर ये लेंथ d है, ये d है, तो ये क्या बनेगा, d sec थीटा, d sec थीटा, ये लिखिए, ये सही है।
ओमेगा होता है पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर, सही है, वेलोसिटी। ये इसी क्वेश्चन में कहीं डाउट है बताओ? नहीं सर। तो फिर ये बन गया v अपॉन डी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये पार्ट क्या कह रहा है, अल्फा इज 0 एंड टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज 0। अल्फा इज 0 एंड टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज 0। देखो ये इसको डिफरेंशिएट करेगा ना अल्फा के लिए, तो ओमेगा चेंज तो हो ही रहा है, अगर थीटा बदल रहा है तो ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है तो अल्फा का 0 नहीं होना चाहिए, अल्फा 0 नहीं होगा, अगर अल्फा 0 नहीं है तो टॉर्क भी 0 नहीं होगा, इस पॉइंट के बाद टॉर्क आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में ये टॉर्क क्या बोले इसका, गड़बड़ वर्ड है, ये वाला लाइन गड़बड़ है अभी भी। देखो ये क्वेश्चन कहाँ थे बताओ? सर इसमें क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? एक्चुअली इनको ये नहीं बोलना चाहिए पार्टिकल पे, पार्टिकल का पे तो टॉर्क होगा ही नहीं, फोर्स ही नहीं लगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल में कोई फोर्स ही नहीं है, तो टॉर्क कहाँ से जाए? एक्चुअल में इन्हें बोलना चाहिए था ना कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन इस पोजीशन वेक्टर का बोलना चाहिए था, इस पोजीशन वेक्टर का बोलना चाहिए था, इस पोजीशन वेक्टर का। इस पोजीशन वेक्टर के पास अल्फा है, नॉट 0 है, ठीक है, और ओमेगा भी है, तो अल्फा इज नॉट 0 बट टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज 0। ये स्टेटमेंट ठीक है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक्चुअल में इस पार्टिकल का और इस पोजीशन वेक्टर में दोनों में फर्क है। अगर कोई ये कहता ना कि ये रॉड है, उस पर एक पार्टिकल लगा हुआ है, और वो पार्टिकल जैसे कि एक बीड ले लो, बीड, और ये रॉड है तुम्हारा पॉइंट पी पे, और एक बीड इसमें लगा हुआ है, और बीड ऐसे जा रहा है ऐसे, तो रॉड का लेंथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो रॉड इस पार्टिकल पे टॉर्क दे रहा हो ऐसा करने के लिए, बट वो है ही नहीं। तो सच्चाई में तो ये है कि इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो टॉर्क 0 रहेगा, लेकिन अल्फा इसलिए आ रहा है, अल्फा इस पोजीशन वेक्टर का आ रहा है, और उन्होंने थोड़ी सी गलती की है ये मान के कि ओमेगा और अल्फा उस पार्टिकल का माना है। उनको बोलना चाहिए था कि ओमेगा अल्फा इस पोजीशन वेक्टर का है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट हमें आंसर करना है, तो इस पोजीशन वेक्टर का अल्फा ही मैंने पार्टिकल का अल्फा मान लिया, बट टॉर्क इसलिए 0 है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। अब तुम इससे रिलेट नहीं कर सकती हो टॉर्क प्लस 2 आई अल्फा से, तो गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला रिजिड बॉडी के लिए होता है, रिजिड बॉडी के लिए होता है, रिजिड बॉडी। तो इसको रिजिड नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल और इसके बीच की दूरी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो रिजिड जैसा नहीं है, तो रिजिड बॉडी के क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन कुल मिला के पता है क्या है, मतलब ये वर्ड बोलना गलत है एकदम, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है। तो अल्फा 0 गलत कह रहा है क्योंकि यहाँ से आ रहा है, टॉर्क इसलिए 0 कह रहा है क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए बी पार्ट को सही मान रहा है। सी पार्ट, अल्फा बिहेव नॉन मोनोटिकली एज पार्टिकल मूव फ्रॉम पी टू एन, जब पी से एन तक जा रहा है तो ये नॉन मोनोटोनिकली, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? वो मोनोटोनिक कंटीन्यूअस इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा। हाँ, वो तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहेगा ना, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो। नहीं, इसका सही हुआ है क्योंकि जब p2n जाएंगे तो थीटा इंक्रीज करेगा तो d थीटा बाय dt इंक्रीज होगा, तो अल्फा हमेशा इंक्रीज ही करेगा, मतलब डिक्रीज ही करेगा। अल्फा हमेशा इंक्रीज करेगा ना, कैसे? इसको डिफ्रेंशिएट करो, अल्फा कितना आएगा? ये आएगा b अपॉन डी 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी बाई डी अगेन ओमेगा, ये cos इसका थीटा अगेन आएगा तो cos क्यू थीटा बन जाएगा। अब थीटा बराबर 0 पे ये वैल्यू 0 हो गई, तो अल्फा 0 हो गई, अल्फा शुरू में 0 है, और थीटा पे 90 प्लेस करोगे इनफाइनाइट दूरी पे तो cos 90 0 फिर 0, मतलब अल्फा पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, समझ रहे हो? तो ये नॉन मोनोटिकली होगा, मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज करेगा, सी पार्ट भी सही होगा। लेकिन ओमेगा मोनोटिकली हमेशा होगा क्योंकि ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ, आज की क्लास में सही होगा।
एंड करो। थैंक यू सर।